वेलकम टू स्वयं क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10 के होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको एक पता है कि आज आपका शुरू होने वाला वो शानदार टॉपिक जहां से बनने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, यानी एक ऐसा चैप्टर आपके नागरिक या राजनीति शास्त्र का जहां आप एक बार समझोगे, अपने देश के बारे में समझोगे, अपने देश की व्यवस्था के बारे में समझोगे, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पंचायती व्यवस्था के बारे में जानोगे, तो कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो आपके काम ना आएगा। क्वेश्चन का तो भंडार भरा होगा। तो कर दीजिए पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक, अभी के अभी कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो एकदम शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, ठीक है। अब बात हो रही है आपके संघवाद की। संघवाद होता क्या है, जवाब आना चाहिए। संघवाद क्या होता है? तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, जैसा कि मैं आपको बताते चलूं, ठीक है, संघवाद के बारे में। संघ का मतलब ही होता है यूनियन, वाद मतलब विचार, यूनियन का विचार। लेकिन ये विचार किसके लिए? हमारी शासन व्यवस्था के लिए है। तो आप ये कह सकते हो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने दायित्वों को निभाती हैं, यानी अपने अपने कर्तव्यों को देखती हैं। तो संघवाद के बारे में अगर हम जानेंगे, प्रश्न बनता है संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद से क्या आशय है, संघवाद का क्या अर्थ है, संघवाद की विशेषताएं क्या है, इनका महत्व क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलने जा रहा है। बस ध्यान से एक एक पॉइंट मेरी समझिएगा। हम कहेंगे कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार केंद्रीय सरकार का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो पूरे देश का मुखिया होता है, जो सरकार चला होता है। देश का मुखिया कौन होता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। तो वर्तमान में केंद्र सरकार, पूरे देश का जिम्मा किसके सर पे है? हमारे नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी पे। प्रांतीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, आप उत्तर प्रदेश प्रांत, उत्तर प्रदेश स्टेट, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश राज्य से। तो आप यहां के जो मुखिया होते हैं, राज्य का जो मुखिया होता है, जो राज्य सरकार, जो राज्य की जो सरकार होती है, वहां का जो मुखिया होता है वो होता है राज्य का मुख्यमंत्री, यानी चीफ मिनिस्टर, सीएम जिसको कहते हो। तो यह राज्य सरकारों के बीच क्या होता है? बंटवारा कर दिया जाता है। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की जितनी शक्तियां हैं वह केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच बांट दी जाती है, ठीक है, यही संघवाद है। और संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है। जो हमारी संघीय व्यवस्था है उसमें क्या है, आपके 2 स्तर की सरकार होती है। और पहला, हम प्रथम स्तर की सरकार क्या करती है? पूरे देश के लिए होती है, जिसके अधीन जो 2 लेवल है हमारा, एक है हमारा फर्स्ट लेवल, एक है सेकेंड लेवल, यानी प्रथम स्तर और दूसरा है हमारा क्या? द्वितीय स्तर। तो यहां पर प्रथम स्तर की सरकार क्या करती है? पूरे देश के लिए होती है, जिसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। जिसके अधीन क्या होते हैं? राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, उसे ही हम कहते हैं संघीय सरकार। कौन सी सरकार बुलाते हैं? संघीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। और यही यूनियन गवर्नमेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के रूप में जानी जाती है। अब हम अगर कहेंगे, अगर आपसे पूछे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में क्या अंतर है, तो आप कह सकते हो कि वह सरकार जो पूरे देश के लिए होती है, जिसके अंतर्गत आपका राष्ट्रीय महत्व के क्या होते हैं? विषय होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं। अगर यहीं पर बात करें दूसरे लेवल की सरकार, तो ये राज्य या प्रांत के लिए होती है, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं।
राज्य सरकार, जो शासन के दैनिक कार्य को करते हैं। ठीक है, रोजाना जो काम होता है वो। ठीक है, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों कहां पर, ये हो गई। अब इसके संघवाद की विशेषता क्या है? संघवाद की विशेषता क्या है? पहली तो आप ये जान लिए कि संघवाद में दो तरह की सरकार कार्य करती। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है हमारी। आपका ये याद रहे कि संघवाद क्या है और संघवाद की विशेषताएं क्या है, इन्हें मिला के आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। दीर्घ प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका इससे बनेगा और 100% गारंटेड बनेगा। ठीक है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ही कह रहे हैं। अब पहला कि यहां सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। विभिन्न स्तर को सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने एवं प्रशासनिक कार्यों पर दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ये क्या कहना चाहता है आपसे? देखो, चाहे वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं अगर आपको बताते चलूं तो दोनों क्या है, एक ही। मान लीजिए जैसे मैंने एक बात बताऊं कि घर में अगर आपको राशन मिल रहा है, अभी दोनों सरकारें हमको फ्री में राशन दे रही थी, राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। आपको लगता था कि दोनों राशन योगी जी दे रहे हैं, नहीं। एक योगी जी की तरफ से मिल रहा था, यानी हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से, एक ठीक है माननीय मोदी जी की तरफ से। तो अब स्टेट गवर्नमेंट, अब जो पैसा आप राशन की दुकान पे अब पैसा दे के राशन लोगे, अब वहां पे आपका राज्य सरकार ने पैसा लगा दिया, फ्री छोड़ दिया है, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी आपको क्या है, फ्री राशन दे रही है। तो लेकिन मिल तो आप ही को रहा है। आपका ये तो नहीं कि राज्य सरकार जो है किस आपको राशन दे दी तो अब केंद्र सरकार आपके पड़ोसी को राशन देगी, वो भी आप ही को देगी। इसका मतलब है कि वो एक ही नागरिक पे दोनों सरकारें क्या करती हैं, अपना देखरेख, अपना दायित्व निभाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर कानून बनाने की बात आ गई, टैक्स वसूली की बात आ गई और कोई प्रशासनिक काम हो गए, तो इन दोनों का अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। कुछ जगह पे केंद्र इंटरफेयर कर सकता है, जो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो सबको देखती है, पूरे राज्यों को, लेकिन उतना नहीं। लेकिन हम कोई भी, हमको कितना टैक्स लेना है, हम किस टैक्स को कितना लागू करेंगे, यह हर राज्य के मुख्यमंत्री तय करेंगे। ठीक है, अब जिसे मोदी जी ने ऑर्डर कर दिया, अब सीएम साहब को, हमारे मुख्यमंत्री जी को उनका ऑर्डर पसंद आएगा तो लागू करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। यह उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। तो यह विशेषता है हमारे संघीय संघवाद की। संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान क्या करता है, सरकार के प्रत्येक, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो, सबकी सुरक्षा और गारंटी देता है कि अगर कोई भी गलत होगा तो हम आपके साथ हैं, यूनियन आपके साथ है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। संविधान में संशोधन पर मौलिक प्रावधानों को केवल संघ परिवर्तित नहीं कर सकता, परिवर्तित करने के लिए सम एवं राज्य दोनों स्तर की सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। यानी कि संघ और, अगर हमें कोई संविधान में अगर संशोधन अगर करना है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि कुछ चीजें, ये हमारा जो नियम है ऐसे नहीं, कुछ ऐसे होना चाहिए, कुछ उसमें हम बदलाव करना चाहते हैं, तो ये नहीं कि जो हमारे मेन मुखिया जी बैठे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, वो जो कहेंगे संविधान बदल जाएगा, नहीं। इसके लिए हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री, वहां के अन्य लीडर्स जो भी हैं हमारे मेंबर्स, सबकी एक परमिशन लिया, सबके राय लिए जाएंगे। क्या ये, तो जिस अगर उसमें ज्यादा लोग अगर सहमत होते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो जरूर आपका वो बदलाव किया जाएगा, अन्यथा नहीं। एक पक्ष कभी भी बदलाव नहीं कर सकता है हमारे संविधान में। ये तो हमारी विशेषता रही मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब अगर हम बात करें
आपके नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब इसमें आपका और क्या विशेषता छुपा है देख सकते हो। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है, ये आप नोट कर लोगे। ठीक है, ये भी विशेषता, कम से कम 5 विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें नेक्स्ट टॉपिक की, भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसी, ये पूछेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भारत के संघीय शासन व्यवस्था की चर्चा कीजिए, भारत की संघीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए, भारत की संघीय शासन व्यवस्था कैसी है। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा। किस तरीके का होगा, अनेक आंदोलनों, घटनाओं और दुखद विभाजन के बाद, ठीक है, भारत आजाद हुआ। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। ठीक है, कि हमारे पूरे राज्य को मिला के हमारे यूनियन का नाम, हमारे कंट्री का नाम भारत होगा, हम भारत के अधीन रहेंगे, स्वीकार किया। हमारे यूनियन का नाम भारत क्या है, तो पूरे स्टेट का जो यूनियन है उसका सेंटर है, नाम है पूरा। आपसे पूछा जाए आप कहां रहते हो, चाहे बिहार में रहो, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे यूपी में, कहोगे हम भारतीय हैं। ये थोड़ी कहेगा कि हम बिहारी हैं, हम यूपी वाले हैं, हम एमपी वाले हैं ना, पहले भारतीय हो, बाद में स्टेट की बात आएगी तब वहां कहो कि अरे वो बिहारी हैं, हम यूपी के हैं, वो एमपी के हैं। ठीक है, भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है। ठीक है ना, पहले संविधान के पहले अनुच्छेद ने, पहले अनुच्छेद में, संविधान के पहले अनुच्छेद में राज्यों का संघ, ठीक है, माना गया है, पहला अनुच्छेद है, ये याद रहे आपको। अब है आपका कि 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। ठीक है, भारत की क्या है, संविधान ने 2 स्तर की शासन व्यवस्था है। एक है हमारा संघ सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं, या दूसरा राज्य सरकार। इसके बारे में अभी अभी मैंने चर्चा आपसे किया। और देखो अभी आगे बताने से पहले आपको यह भी बता देना चाहूं, जो आप पढ़ रहे हो उसको कैसे एक बेस्ट क्वेश्चन के अंतर्गत लाओगे, उसके लिए करना क्या होगा आपको। अभी मौका मात्र 500 छात्रों के लिए ही है, ज्यादा तो नहीं, बस 500 छात्र को ये मौका देंगे हम। पुराने छात्र जो जुड़ने हो जुड़ चुके हैं, नए छात्रों में बस 500 छात्र, ज्यादा नहीं। उनको 799 रुपए में बोर्ड एग्जाम्स के जो ट्रिकी अब चैप्टर बनाए जाएंगे, वो क्रैश कोर्स, साथ में जो पहले से आपका चला आ रहा है वो भी आपको मिलेगा ही। इस शानदार बोर्ड एग्जाम के इसमें होगा क्या, 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और रिवीजन क्लास होगा आपका। साथ में आप यहां से कोर्स को कंप्लीट कर रहे होगे या रिवीजन कर रहे होगे, यानी एक साथ एक बोर्ड एग्जाम की तैयारी का कहे तो सुपर पैकेट है ये आपके लिए। तो क्यों देर करे भाई, हमको जब पढ़ना ही है, हम 2 महीना से अच्छा पहले ही ज्वाइन हो जाए, एक ही बार पे करना है, क्यों ऐसा नुकसान से है। रोज पढ़ाई हम करेंगे, हर एक सब्जेक्ट की करेंगे। इसके लिए करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले शुभम क्लासेज एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। वहां से इंस्टॉल करके ऐप ओपन करके आपको 799 रुपए ऐप से ही पेमेंट करना है, और आप इस क्रैश कोर्स के सबसे सुपर टॉपिक्स के साथ जुड़ जाओगे। और अगर आप वहीं से ऐप से पेमेंट करते समय अप्लाई करते हैं कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर, या अप्लाई करते हैं PIYUS स्पेस देके SIR, तो आपको 100 रुपए और कम कर दिए जाएंगे। यानी आपको अब वो मिलेगा मात्र 699 रुपए में। तो अब बताओ अब क्या चाहिए, नाम मेरा लो, काम आपका होगा, पढ़ाई आपकी होगी। और अगर वहां से अगर ऐप से पेमेंट करते हो तो ये तो आपको सुविधा मिलनी ही है। अगर ऐप से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे, कोई बात नहीं भाई, मेरे बच्चे अगर नहीं जुड़ पाते हो तो आपके लिए भी व्यवस्था है।
यह भी शुभम क्लासेस की व्यवस्था है आपके पास। किस दिए गए नंबर में किसी भी नंबर पे किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर दो, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट जरूर इस पे व्हाट्सएप कर दो और आपको पूरे बैच से ऐड कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल पढ़ाई आपकी होगी लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स और स्मार्ट क्लास नोट्स के साथ, प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर के साथ। तो ये मौका आप गवाओगे नहीं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिएगा अगला है हमारा कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था क्या है। ये आपको आज के आज, अभी के अभी सीख जाना होगा। हां सीखना है आपको भाई, नहीं सीखोगे तो नुकसान होगा। क्या है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था? पूछेगा क्वेश्चन। राज्य सूची क्या होती है, संघ सूची क्या होती है, समवर्ती सूची क्या होती है? चलो ना जानते हैं, लेकिन क्या अभी आपने शेयर किया सबको? अरे नहीं, लाइक तो करो भाई, जल्दी जल्दी लाइक करो, आगे बढ़ते हैं। अब है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। भारत के संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया, जिसे पंचायत या नगर पालिका कहते हैं। पंचायत या नगर पालिका कहते हैं। दो व्यवस्था थी, एक केंद्र सरकार थी, एक राज्य सरकार थी, तीसरी भी व्यवस्था आ गई। म्युनिसिपैलिटीज लग गया, पंचायत व्यवस्था लग गई, एक सरकार छोटी सी भी बन गई गांवों में भी। सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम को याद होगा, ठीक है। 73वें तथा 74वें संशोधन द्वारा इन्हें महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई। ये याद रहे कि तीसरे स्तर की जो सरकार चुनेगी वो किस संशोधन में हुआ? 73वें और 74वें संशोधन में। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के 20 शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है, जिसे हम 3 सूचियां भी कहते हैं। संघ या केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट, दूसरा राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, तीसरा समवर्ती सूची, ठीक है, कॉन्करेंट लैंड, ठीक है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। ठीक है, देखेंगे हम। अब इन तीनों सूचियों को ध्यान से देखिएगा। ये तीनों सूची हमारे संविधान, हमारी जानकारी, हमारे प्रश्न और उत्तर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या संघ सूची क्या होती है? इस सूची के अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। यानी जो देश से रिलेटेड जो मसले होते हैं वह संघ सूची में आता है। ठीक है, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट क्या है? इस सूची में यानी जो बैंकिंग का काम होगा वो केंद्र सरकार देखेगी। जो संचार का काम होगा, ठीक है, ये मंदार नहीं है, संचार है। ये क्या है? संचार। ठीक है, जो संचार का काम होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। 4G लॉन्च होगा कि 5G लॉन्च होगा, टेलीविजन का क्या होगा, इस केंद्र सरकार देखेगी। करेंसी, कितना नोट छापना है, कितना नोट जब्त करना है। ठीक है, कोई भी देश के बारे में कोई भी कानून बनाना हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, ये जिम्मा सौंप दिया कि तुम इतना देखो। फिर आता है राज्य सरकार, इनके जिम्मे कौन होती हैं? इस सूची में पुलिस होती है। पुलिस राज्य सरकार की सुनती। एक बात याद रहे, आप सुनते होंगे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उस सरकार को चला रही होती है। भले वहां पे मुख्यमंत्री हो जाए, बस वो वहां का विकास करने के लिए बैठा है। ठीक है, वहां का देख रेख करने के लिए बैठा है, लेकिन पावर उसके पास नहीं है, यानी पुलिस उसकी नहीं होती है। पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। जैसे दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो दिल्ली में अगर उनको पुलिस रोक सकती है क्योंकि पुलिस उनकी नहीं है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस को जो कहेंगे पुलिस वो सुनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर वहां नहीं कर सकती।
ठीक है, पावर है। तो स्टेट सूची में पुलिस आती है, व्यापार कॉमर्स से रिलेटेड चीजें आती हैं, कृषि खेती भी राज्य विषय है। ये याद रखना कौन कौन से राज्य विषय है, कौन कौन से संघ के विषय हैं। सिंचाई, प्रांतीय और स्थानीय महत्व के जो विषय है वह राज्य सूची में आते हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह केवल राज्य सरकार को होता है। हमारे राज्य में कैसी व्यवस्था करनी है यह राज्य सरकार देखेगी। ठीक है, अगला समवर्ती सूची। इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय रखे गए जो हमारे पर्सनल है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों है। हम पर कोई अधिकार, हमारे लिए कानून कोई बनाओ, हम तो बस चलना है। जब दोनों सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में मतभेद होता है तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होता है। ठीक है, यह बात याद रहे। आगे अब आते जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थिति। आज जो 370 के बारे में आप सुन रहे थे, क्या प्रावधान था, क्या थी धारा 370, क्यों इसे कश्मीर से एक अलग दर्जा हटा लिया गया। वो एक स्पेशल राज्य क्या था, स्पेशल राज्य जो का दर्जा मिलता है, जिसे मांग होती कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। क्यों? ताकि वो अपने अनुसार अपना शासन व्यवस्था चलाया, उसको ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए फंड मिले। अब है क्या, भारतीय संघ के सभी राज्यों को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं है। जितने राज्य हैं सबको एक जैसा अधिकार नहीं है। भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और इस राज्य का अपना संविधान है। ये इसका एक अपना कानून है जो देश के कानून से बिल्कुल अलग है। ऐसी परिस्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त है। यही धारा 370 हटाया गया, विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया जम्मू कश्मीर से। क्या क्या चीजें थी, अपना कानून था, अपने अनुसार लोग थे, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती थी। तो रीजन अब सुनिएगा, अब है जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अनुमति के बिना इस राज्य में भारतीय संविधान के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता, यानी जो वो चाहेगा वो करेगा, आप कानून नहीं बना सकते। राज्य के अस्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक इस राज्य में जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। बस उसी राज्य के लोग, जो कश्मीर के लोग ही खरीद सकते थे। लेकिन आज धारा 370 हट जाने के बाद हम यूपी वाले, बिहार वाले, कोई भी जाके अब जम्मू कश्मीर में क्या है, अपना मकान बना सकता है, रह सकता है, वहां का नागरिकता ले सकता है। भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के बारे में बस जान रहे हम थोड़ा सा। और कल की टॉपिक जो होनी है बहुत ही शानदार होनी है, ये याद रहे। भारतीय संघ की कई इकाइयां ऐसी हैं जिनको बहुत ही कम अधिकार प्राप्त है। ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र जो अपने आकार के आधार पर स्वतंत्र प्राप्त नहीं बन सकते, इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं। जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, राजधानी दिल्ली, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इनको हम किसी भी राज्य का हिस्सा बना नहीं सकते, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। इन क्षेत्रों में राज्य वाले अधिकार प्राप्त नहीं है। इन क्षेत्रों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ये केंद्र शासित प्रदेश से ही है। अब आपका केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे है। हमारा संविधान संघ और राज्य सरकार के बीच सत्ता को साझा करने की सीमा निर्धारित करता है। अधिकारों के इस बंटवारे या साझेदारी में परिवर्तन आसान नहीं। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी परिवर्तन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की मंजूरी होना जरूरी है। कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी होना भी जरूरी है, तब जाके कोई नया कानून आप बना सकते हो। यह बात याद रहे।
तो ये आपका सत्ता का बंटवारा है। अब आगे हमें पढ़ना है कैसे भाषा के आधार पर राज्य बटे, कैसे जातिगत आधार पर राज्य बटे। तो ये सारी चीजें कल के टॉपिक में होगी। और इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा मैपिंग करके समझाया जाए तो सारी चीजें आपको मिलनी है। मात्र 500 रुपए में 799 रुपए पे करके आप क्रैश कोर्स से जुड़ के वो लाभ पा सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, फोन उठाओ, गूगल प्ले स्टोर में जाओ और वहां पे डाउनलोड करो शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, और जैसे इंस्टॉल हो जाए ऐप ओपन करो, 799 रुपए पे वहां करने को आए, 799 रुपए पे करो और अपने क्रैश कोर्स से जुड़कर पढ़ाई को बेस्ट करो। यदि कूपन कोड में यूज कर दे तो मेरा ये नाम PIYUSHSIR पीयूष सर, तो 100 रुपए की छूट के साथ आपको मिलेगा मात्र 699 रुपए में। 699 रुपए में आपको पूरा पैकेज तैयारी को करना है ना बेस्ट। करो भी लाइक और शेयर। और मैं तो कहूंगा कि जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई को बेस्ट करना है उनको, तो जुड़े शुभम क्लासेज के साथ। मैं पीयूष आर्या, मिलते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ लेक्चर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड लक।